नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कोलकाता में जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर रेप हुआ, जघन्य हत्या हुई, उसको लेकर पूरे देश में आज भी नाराजगी है। इस मामले में आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर आखिरकार शिकंजा कसा। सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया और इस वक्त भी उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा बुधवार आधी रात के बाद जिस भीड़ ने हॉस्पिटल पर हमला किया था, सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, उस भीड़ में शामिल 25 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस एक्शन से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स जरा भी संतुष्ट नहीं हैं। डॉक्टर्स की मांग है ट्रेनी डॉक्टर्स नेशन में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस अपराध में शामिल सभी आरोपियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए। जिन पुलिस अफसरों ने जांच में गड़बड़ी की, सबूत मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तभी प्रोटेस्ट खत्म होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल देश भर के हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद रखने की कॉल दी है। नाराजगी पूरे देश में है। कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, इंदौर, भोपाल, सभी बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर्स कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने और हेल्थ वर्कर की सिक्योरिटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबके मन में कोलकाता पुलिस के रवैये पर गुस्सा है। ममता बनर्जी की सरकार के रुख को लेकर नाराजगी है। लेकिन कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने आज फिर कहा कि उनकी पुलिस ने कोई गलती नहीं की, उनकी पुलिस ने प्रोफेशनली काम किया, जांच में कोई गड़बड़ नहीं की, कोई सबूत नहीं मिटाए। और अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई सारा सच पता लगा ही लेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा इस केस में क्या क्या गड़बड़ी हुई, किसने की, किसने सबूत मिटाए, किसको बचाने की कोशिश की गई, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो संविधान के दायरे में रहकर सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो चीफ मिनिस्टर हैं और ममता बनर्जी ने ही आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ट्रेनी डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। क्योंकि आज बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में दिन भर प्रोटेस्ट किया, ममता की सरकार पर हमले किए। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी ममता को घेरा। तो ममता ने कहा कि कल हॉस्पिटल पर हमला बीजेपी और लेफ्ट की मिलीजुली साजिश थी, क्योंकि विरोधी दल बंगाल में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है, अगर ममता को पता है कि हॉस्पिटल पर हमला बीजेपी और लेफ्ट ने करवाया, तो ममता एक्शन क्यों नहीं ले रही? धरना क्यों कर रही हैं? प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? उन्हें एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? और दूसरा सवाल, अगर गवर्नर को मालूम है सबूतों से छेड़छाड़ किसने की, अगर उन्हें पता है कि किसको बचाने की कोशिश की गई, तो राज्यपाल इन बातों का खुलासा क्यों नहीं करते? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज पहली बार दरिंदगी के खिलाफ, दरिंदगी की शिकार हुई उस लेडी डॉक्टर के माता पिता भी सामने आए। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या पर क्या कहा, पुलिस से क्या सवाल पूछे, उनका दर्द कैसे झलका, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं कि आज इस केस में क्या क्या हुआ। ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर हत्या के 8 दिन बाद आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हुई। सीबीआई ने संदीप घोष को अभी गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन वो इस वक्त भी सीबीआई के ऑफिस में है, पूछताछ चल रही है। आरोप है कि डॉक्टर संदीप घोष ने पहले इस मर्डर को सुसाइड का केस बताने की कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष का बयान तक दर्ज नहीं किया, जबकि वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्हें पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। फिर संदीप घोष ने इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। हाई कोर्ट ने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी, उन्हें फोर्स लीव पर भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद आज सुबह संदीप घोष ने हाईकोर्ट में अपील करके मांग की कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, उन पर हमला हो सकता है। हालांकि इस अपील पर कोई एक्शन होता इससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया। डॉक्टर संदीप घोष के अलावा सीबीआई ने आज 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के बयान भी रिकॉर्ड किए जो वारदात से पहले लेडी डॉक्टर के साथ थे। सीबीआई इस मामले में लड़की के पेरेंट समेत कुल 15 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। इस दौरान कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त की रात हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले 25 गुंडों को गिरफ्तार किया है। 19 लोगों को तो कल रात ही अरेस्ट कर लिया गया था, 6 लोगों को आज अरेस्ट किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सौमिक दास नाम के आरोपी की है। उसे कोलकाता के दमदम इलाके से अरेस्ट किया गया। सौमिक दास भी सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है। खास बात है कि जिन 25 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया उनमें से आधे से ज्यादा के बारे में जानकारी पुलिस को हमले की फुटेज देखकर मिली। आज कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो दंगाइयों की पहचान करने में पुलिस की सहायता करें। आज पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि अचानक 7,000 दंगाइयों की भीड़ ने हॉस्पिटल पर धावा बोला। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कई पुलिस अफसर और कांस्टेबल घायल हुए, लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसलिए उसे रोक नहीं पाए। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि मामला इतना सेंसिटिव है, सैकड़ों डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए? क्या पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? इस पर आज कोलकाता पुलिस ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ है, लेकिन पुलिस की तैनाती थी और जब अचानक भीड़ आती है तो उसे काबू करना किसी के बस में नहीं होता। पुलिस ने कहा कि यह कहना गलत है कि कोलकाता पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। At large number of places, even we had made arrangements for to कोलकाता की कई जगहों पर भीड़ जमा हुई। हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिला सुरक्षा के लिए इंतजाम किए थे। हमने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया था कि वो हालात से बहुत सावधानी से निपटें। जब इस तरह की भीड़ अचानक आती है तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस भीड़ का कोई लीडर नहीं होता। ये अनुमान लगाना कि कितने लोग कहां जमा हो जाएंगे बहुत मुश्किल होता है। कई जगहों पर भीड़ जमा हुई और इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर हमें अपनी फोर्स को रोकना पड़ा। वहाँ बहुत सारी महिलाएं थीं। महिला सुरक्षा का भी सवाल था, इसीलिए हमने सख्ती नहीं बरती। हम हर जगह एक तरीके से काम नहीं कर सकते। बैरिकेड तोड़ा गया, लोग अंदर घुस गए, तोड़फोड़ हुई। हमारे 15 जवान भी घायल हुए हैं, जिसमें डीसी नॉर्थ डिवीजन भी शामिल है। हमारी अपील यह है कि अगर आपको पता है कि यह शख्स भीड़ में मौजूद था, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बहुत साफ है। कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करने में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आरोप लगाया कि बुधवार की रात जो हुआ वो पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बगैर संभव ही नहीं है। उनका आरोप है कि पुलिस गुंडों से मिली हुई थी, भीड़ आई नहीं थी, उसे लाया गया था। वरना किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पुलिस की मौजूदगी में दंगा करे, तोड़फोड़ करे, नर्सेस को रेप की धमकी दे। ये सब सरकार की शय और पुलिस की मदद से हुआ। The nurses, the paramedical staff, the doctors were all threatened. नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सभी को धमकी दी जा रही है। मैंने नर्सेज से बात की, युवा महिला डॉक्टर से बात की। वो मेरे सामने रो रही थीं। उन्होंने बताया कि गुंडों ने सरेआम उनका रेप करने की धमकी दी है। गुंडों ने डॉक्टरों से कहा कि वो कौन होते हैं सवाल उठाने वाले, प्रदर्शन करने वाले। ये सब बहुत निराशाजनक है। ये स्पष्ट है कि वहाँ कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। ये इंजीनियर्ड एनार्की यानी किसी के इशारे पर फैलाई गई अराजकता थी। ऐसा सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। अब सवाल है कि क्या यहाँ सरकार नाम की कोई चीज है? क्या यहाँ पुलिस व्यवस्था है? क्या यहाँ कोई पुलिस मंत्री है? ये सब सवाल डॉक्टरों ने मुझसे पूछे। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के अंदर ये भावना है कि या तो ये हंगामा पुलिस ने करवाया या फिर पुलिस का उन्हें सपोर्ट था। पुलिस के एक हिस्से का राजनीतिकरण हो चुका है, पुलिस के एक हिस्से का अपराधीकरण हो चुका है। ये हाल है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस भी गुंडों और असामाजिक तत्वों से मिले हुए हैं। गवर्नर के आरोप बहुत गंभीर हैं। उनका दावा है कि उनके पास पूरी जानकारी है और वो वक्त पर सही कदम उठाएंगे। गड़बड़ी करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार नियम कानून गिना रहे हैं। उनका कहना है कि गड़बड़ी के आरोप, सबूत मिटाने के इल्जाम बेबुनियाद हैं। विनीत गोयल ने कहा, कोलकाता पुलिस को जितना वक्त मिला उस वक्त में उसने आरोपी को गिरफ्तार किया। नियम के मुताबिक जो जो होना चाहिए था वो किया गया। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा, अब तो केस सीबीआई के पास है। अगर कोलकाता पुलिस ने गड़बड़ी की होगी तो सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगी। कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है और इन अफवाहों के आधार पर कई तथाकथित एक्सपर्ट्स ने इसका विश्लेषण कर डाला और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कोलकाता पुलिस ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, गैंगरेप हुआ था, वगैरह वगैरह। सबूतों का वैज्ञानिक आधार होता है। अब केस सीबीआई के पास चला गया है। अब उस एजेंसी पर भरोसा कीजिए जो इसकी जांच कर रही है। किसी ने कहा कि परिवार को पुलिस ने आत्महत्या की जानकारी दी। ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने जानकारी नहीं दी। किसी ने कहा कि 150 ग्राम सीमेन मिला है। मुझे नहीं पता कि ये सूचनाएं कहां से आ रही। हमारे अफसरों ने जितना संभव था उतना किया। सीबीआई अब ये बताएगी इसमें कुछ खामी थी। जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई या कुछ भी जो हमारी टीम ने किया होगा, अगर हमारी टीम में से किसी ने कुछ भी गलत किया होगा, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरी जांच एजेंसी काम कर रही है। लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? पुलिस कमिश्नर को इस बात से परेशानी है कि लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं। ऐसी बर्बरता हो, ऐसी दरिंदगी हो और लोग बेचैन ना हो। अब गवर्नर साहब का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि पुलिस को जो वक्त मिला उसे पुलिस ने जानबूझकर बर्बाद किया, जांच में देरी की, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की, प्रिंसिपल का बयान नहीं लिया, सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है ये सब किसी के इशारे पर किया गया। धीरे धीरे सारा सच सामने आ जाएगा। There has been hardly any policing. The police should have been able to prevent it. वहां पुलिस व्यवस्था ही नहीं थी। अगर वहां पुलिस होती तो इसे रोकने में सक्षम होती। पुलिस ने वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। जब अपराध हो चुका था तो पुलिस को फौरन वहां जाकर जांच शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये भी साबित हो रहा है कि कुछ लोगों ने कहीं न कहीं वहां सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की है। सबूतों को नष्ट करना बहुत गंभीर अपराध है। इसे शुरुआत में जिस तरह सुसाइड का केस बताने की कोशिश की गई, वो भी किसी के कहने पर किया गया एक बेहद निंदनीय काम था। पुलिस ने इस मामले को बहुत बुरी तरह हैंडल किया। मैं आपको पुलिस कमिश्नर का एक और बयान सुनवाता हूं। उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। विनीत गोयल ने कहा, न पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया, न सबूत छुपाने की कोशिश की। जहां तक गैंगरेप का सवाल है, वो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ml सीमेन मिलने की बात भी कहां से आई उन्हें नहीं मालूम। ये सारी अफवाहें हैं। पूछा गया, घर वालों को बताया गया था कि लड़की ने आत्महत्या की है। फिर पुलिस ने एफआईआर में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, जबकि मामला तो सीधे सीधे रेप और मर्डर का था। इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आत्महत्या हो या मर्डर, दोनों अननेचुरल डेथ हैं। शुरू में लड़की के परिवार वालों ने जो कंप्लेंट दी उसके मुताबिक धाराओं में केस दर्ज हुआ। अब जांच आगे बढ़ी तो रेप और मर्डर की धाराएं जोड़ी गई। इसमें गलत क्या है? यूडी केस सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हत्या अप्राकृतिक मौत है। आपको जांच शुरू करनी है। जांच की प्रक्रिया अननेचुरल डेथ के केस में शुरू की जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूडी केस कहने का ये मतलब क्यों निकाला गया कि कोलकाता पुलिस कुछ छिपा रही है और इसे सुसाइड केस बना रही है। परिवार तुरंत ही पहुंच गया था, लेकिन वो केस दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे।
परिवार के लोग ही ये बता सकते हैं कि उन्हें किसी पर शक है या नहीं। परिवार के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू हो गई और यूडी केस में जांच में देरी नहीं हो सकती। 3 लोगों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जिसकी वीडियोग्राफी हुई। सीबीआई के पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। इसमें पारदर्शिता का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि और क्या करने से पारदर्शिता आ सकती थी, लेकिन ऐसी धारणा क्यों बनाई गई कि यूडी केस का मतलब सुसाइड होता है। ये गलत है। वो युवा लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं। मैं सिर्फ इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि वो उस जगह पर ड्यूटी कर रहे थे जहां घटना हुई। किसी का सरनेम महापात्रा है तो उसे किसी राजनीतिक महापात्रा से जोड़ा गया और इन सबको आपस में मिलाकर देखा गया। अफवाहें फैलाई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन्हें बचाया जा रहा है। ये सब गलत है। पुलिस कमिश्नर जानते होंगे कि अननेचुरल डेथ की धाराएं अलग हैं, रेप और मर्डर की धाराएं अलग हैं, केस अलग तरीके से फाइल होता है, अलग तरह से जांच होती है। कमिश्नर साहब बार बार ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ने क्या क्या किया, लेकिन अब मैं आपको उन लोग की बात सुनवाता हूं जिनके साथ पूरे देश की सहानुभूति है। वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, जिनकी बेटी की गैंगरेप के बाद बर्बर तरीके से हत्या की गई। वो माता पिता जिनका दुख अपार है। उस बेटी के माता पिता पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी महीने में एक बार लगती है। उनकी बेटी की 36 घंटे की ड्यूटी थी। ये बात अपराधियों को कैसे पता चली? उसी दिन हमला क्यों हुआ जिस दिन बेटी की लंबी ड्यूटी थी? ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स ने पूछा, अगर उनकी बेटी 7 घंटे तक हॉस्पिटल में नहीं दिखी तो वहां मौजूद स्टाफ ने उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं ली? बेटी के साथ गड़बड़ होने के बाद उनको सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? आप भी इन माता पिता की बात सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया मन में। क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी नाइट शिफ्ट? सप्ताह में 1 दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा 1 दिन होता था। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कष्ट का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने अपनी इकलौती होनहार बेटी को खोया है। पुलिस का जो रवैया रहा उसने बुजुर्ग माता पिता के दर्द को और बढ़ा दिया। कोलकाता पुलिस का फोकस अपराधियों और दंगाइयों को पकड़ने से ज्यादा अपनी इमेज को बचाने पर है। इसीलिए पुलिस कमिश्नर की बात पर न तो आम लोग यकीन कर रहे हैं न डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, धरने हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के बाहर भी डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ धरने पर बैठा है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि जब तक सरकार गुनहगारों को नहीं पकड़ती, हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और गड़बड़ी करने वाले उनके दूसरे साथियों को बर्खास्त करने का फैसला नहीं करती, तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए ये डॉक्टर्स बेटी की मांग के लिए आज देश के दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकले। उनकी मांग है इस केस में तो इंसाफ होना ही चाहिए, साथ ही डॉक्टर्स की ओवरऑल सेफ्टी के लिए सरकार को कानून भी बनाना चाहिए। मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि ये जो वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स के साथ हिंसा होती चली जा रही है और इतना जघन्य अपराध हो गया, उसके बावजूद ना तो अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, सजा देने की बात तो बहुत दूर की है, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। ये तो अति हो गई है। तो मैसेज यही है सरकार को कि हम लोगों को, डॉक्टर्स को वर्क प्लेस पे स्पेशली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर ये सुरक्षा नहीं होती है तो हेल्थ सिस्टम ध्वस्त होने के कगार पे है हिंदुस्तान का। जब तक
एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा उसको प्रॉपर पनिशमेंट देके, तब तक लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी इस तरह के कार्य करने के लिए। एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो राज्यसभा में आ चुका, वहां से बार बार डिनाई कर दिया जाता है। पता नहीं सरकारें क्या चाहती हैं डॉक्टरों से, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, अति तो हो चुकी है। अगर इतने बर्बर हत्याकांड के बाद भी कानून नहीं बनता है तो यह अन्याय तो होगा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सियासत भी उफान ले रही है। बीजेपी के नेताओं ने आज अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। कोलकाता में बीजेपी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, फिर बीजेपी की महिला नेताओं का प्रदर्शन हुआ। रात में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और इसके बाद बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर के साथ धरने पर बैठेंगे। हालांकि आज कोलकाता की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के नेताओं को रोकने की पूरी कोशिश की। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया जब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी, जब तक सारे अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर की जघन्य हत्या का नहीं है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, वरना 7,000 की भीड़ अचानक इकट्ठा नहीं हो सकती, डॉक्टर्स पर हमला नहीं कर सकती। वो नपुंसक पुलिस, और करेंगे क्या? तो वो पुलिस प्रिंसिपल का भी कोई बयान नहीं लिया। वो पुलिस 150 इतना सारा सीमन के बाद भी बोलता है कि वो एक आदमी का है। एक आदमी ने उतनी बुरी तरह से मारा, उसका फोटो देखा मैंने, पब्लिश नहीं कर सकती हूँ, उसका फोटो देखा मैंने। एक आदमी ने, इतना लंगड़ा सा पतला सा आदमी ने उसको मार के, टांग के, इतनी बुरी तरह से रेप करके इतना बुरा हालत कर दिया। एक आदमी ने किया, इतना सीमेंट एक आदमी का। मैं आपको एक सीधी बात बताती हूँ, आप किसी चले जाइए इतने बड़ा सा बिल्डिंग में तोड़फोड़ करने के लिए, अगर आपके पास किसी ने प्लानिंग करके, ट्रेनिंग करके आपका पूरा चार्ट नहीं दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कहां से कहां जाना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। किसने तैयार किया? वहीं बीजेपी के एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अपनी पार्टी के नेताओं के इस केस में फंसने के डर से ही ममता बनर्जी ने मामले की जांच में लापरवाही की। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का नाम ले रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ममता बनर्जी से भी पूछताछ करनी चाहिए। आरजी कौर के डॉक्टर्स, आरजी कौर के इंटर्न्स, वो लोग बोल रहे कोई टीएमसी के अभी प्रेजेंट एमपी है, उनके भतीजा इसमें है और ऑलमोस्ट मेन अक्यूज्ड, और उनके साथ और भी कई जन है। और ये जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, इसमें और भी बहुत बड़ा इशू है। ये बोला जा रहा है कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, बहुत कुछ है। आज नहीं तो बोलिए, अगर आज प्लेन सिंपल रेप होता तो हमारा मुख्यमंत्री का इतना क्या प्रॉब्लम था कि आप सीबीआई को सौंप दे पहले ही। एक अर्धनग्न हाफ नेकेड बॉडी, पैर, 2 पैर बोला जा रहा है एट राइट एंगल, पूरा बॉडी में स्क्रैच मार्क्स, lips are bleeding, eyes are bleeding, private parts are bleeding. After that you say कि it's a case of suicide. क्यों ममता बनर्जी आप क्यों ऐसे किए? हम सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे ममता बनर्जी को इंटरोगेट किया जाए, बिकॉज उनका जो रोल है इस केस में इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। क्योंकि इस केस को लेकर बंगाल की सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने आज इल्जाम लगाया कि एक लड़की की मौत को सियासी मुद्दा बनाकर विरोधी दल उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। आज जिस वक्त कलकत्ता हाई कोर्ट हॉस्पिटल पर हमले के मामले में सरकारी मशीनरी को फटकार लगा रहा था,
राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी लेडी डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर मार्च कर रही थी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सभी महिला सांसदों, विधायकों और अपनी पार्टी की हजारों महिला कार्यकर्ताओं के साथ मौलाली इलाके से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च किया। ममता ने कहा कि जिस दिन से लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है, उस दिन से उन्हें नींद नहीं आई है। अब उन्हें आराम तभी मिलेगा जब दोषी को सजा होगी और राज्य में शांति लौटेगी। इसके बाद ममता बनर्जी ने मंच से हत्यारों को फांसी देने के नारे लगवाए और फिर ममता ने राजनीतिक बात की। राम बाम की साजिश को नाकाम करो, विरोधियों को परास्त करो जैसे नारे मंच से लगाए गए और कहा गया कि बंगाल का अपमान करने के लिए बीजेपी जवाब दो। ममता ने कहा, जब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटना होती है तो बीजेपी के नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब विरोधी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में कोई घटना हो जाए तो हंगामा करने लगते हैं। बंगाल में कोई घटना हो जाए तो बीजेपी हल्ला करती है। अपने राज्य में घटना होने पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में इस तरह की एक भी घटना न हो। सच सामने आना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही सभी न्यूज़ सच नहीं है। अगर कोई घटना नहीं भी हुई है तो बीजेपी और सीपीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूट्यूब में वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैला रहे हैं। कोई भी इस घिनौने कृत्य का समर्थन नहीं करता है। मैंने पुलिस कमिश्नर से इस बात पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है। पीड़ित लड़की के परिवार से बात की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों को फांसी होगी। कोलकाता पुलिस ने छात्रों की सभी बातें मान ली हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। जो भी चीज जरूरी थी हमने वो सब की। ऐसे में ये आरोप लगाना गलत है कि राज्य सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ममता बनर्जी को जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी आज कोलकाता में थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, होम और हेल्थ डिपार्टमेंट उन्हीं के पास हैं, इसलिए उन्हें इधर उधर की बातें करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को न्याय दिलाना चाहिए। तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। यह कहां का न्याय है? यह समझना मुश्किल है कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया, हत्यारों को फांसी देने की मांग किससे की। वो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार उनकी है। कोर्ट ने तो कहा था कि उनकी पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने आज कहा कि 14 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में जो हुआ वो स्टेट मशीनरी का एब्सोल्यूट फेलियर था। आज चीफ जस्टिस ने पूछा कि पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, लेकिन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अपनी पुलिस को जितना डिफेंड करते हैं उतना अपना और ममता बनर्जी का नुकसान करते हैं। कमिश्नर साहब ने उस निर्दोष बेटी के माता पिता के बारे में नहीं सोचा कि जिन्हें बर्बरता की शिकार अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ पर पुलिस कमिश्नर का जस्टिफिकेशन यह है कि पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और इस दौरान
15 पुलिस वाले भी घायल हुए। जब पुलिस वाले खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो वो डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा कैसे दिलाएंगे? इसीलिए सवाल ममता बनर्जी से भी पूछे जा रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने लापरवाही की, उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और जिस कमिश्नर ने अपनी पुलिस को क्लीन चिट देने की कोशिश की, उन्हें तुरंत बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी कह रही कि राम और वाम वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ममता दीदी को यह याद रखना पड़ेगा कि जब हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी तो उन्होंने अपनी पार्टी का डेलीगेशन भेजा था। असल में इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पार्टियों की अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं। जिसके राज्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, वो दूसरों वालों के शासन में हुई घटनाओं की याद दिलाने लगता है। अपनी सरकार के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। असल में एक मानसिकता है, लड़के हैं गलती हो जाती है। दूसरी मानसिकता है जो अपराध करने वाले का मजहब ढूंढती है। तीसरी मानसिकता है यह तो होता रहता है, कैसे रोकें? सच तो यह कि निर्भया की जघन्य हत्या से हमने कुछ नहीं सीखा। न सोच बदली, न सिस्टम बदला। क्या कोलकाता की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसके साथ जो बर्बरता हुई, वो राजनीतिक दलों को जगाएगी? क्या वो एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने के बजाय अपना दिमाग इसमें लगाएंगे कि बलात्कारियों और हत्यारों के दिल में खौफ कैसे पैदा किया जाए? आज तो हालत यह है कि अपराधी बेखौफ हैं और हमारी बेटियां डर से सहमी हुई हैं। इससे पहले कि दरिंदगी की एक और ऐसी दास्तान सुनने को मिले, सबको नींद से जागना होगा। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होगी। पहले 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन होंगे। आर्टिकल 317 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आ चुका है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का हिस्सा जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। लद्दाख अब अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुरक्षा के साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पुख्ता इंतजाम करेगा। सभी उम्मीदवारों को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी और उन्हें उम्मीद है जैसे लोकसभा चुनाव में कश्मीर के लोगों ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, वैसा ही उत्साह विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख का ऐलान जब हुआ तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 2019 के बाद हम देखते हैं लगभग 5 सालों में जो यहाँ बदलाव आया है, उस जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये समय की आवश्यकता है। और वो जो समय की आवश्यकता कौन पूरा कर सकता है? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बनेगी। तभी जम्मू कश्मीर को, जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जो वंचित लोगों को, जहाँ वो लोग हैं जो सफ़र किए हैं इस टेररिज्म में, चाहे बॉर्डर के लोग थे, चाहे हमारे रिफ्यूजीज थे, चाहे वो टेररिस्ट विक्टिम थे, चाहे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट्स हुए हैं, उनको तभी जो है उनकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का स्वागत तो फारूक अब्दुल्ला ने भी किया। उन्होंने कहा वो पूरे दमखम से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, इसमें उन्हें शक है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसका मतलब है बीजेपी को पहले से पता था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा
जो बहुत जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी यही इल्जाम लगाया। आज महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात की। इल्तिजा ने कहा, चुनाव के ऐलान से पहले ही गड़बड़ी शुरू हो गई है। अफसरों के ट्रांसफर इसका सबूत हैं, इसलिए उन्हें तो उम्मीद नहीं है कि चुनाव साफ सुथरे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहां जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफर। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइस रॉय की तरह फंक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली आर्बिटरली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं व्हाटएवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और इल्तिजा मुफ्ती चुनाव में गड़बड़ी की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग ऑर्डर्स के जरिए कई सीनियर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। आईपीएस नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल डीजी बनाया गया है। इसके अलावा आईजी और डीआईजी लेवल के 12 अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई अफसरों का तबादला करके उन्हें नई जगहों पर भेजा गया है। जम्मू, रामबन, कठुआ, उधमपुर, डोडा और पुंछ जैसे जिलों में नए पुलिस कप्तान को भेजा गया है। इस मुद्दे पर आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से जवाब मांगा गया तो राजीव कुमार ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले किसी भी राज्य सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है, लेकिन अगर इससे चुनाव में गड़बड़ी की कोई आशंका है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद 1 एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, irrespective of the timing of the transfer. We'll be absolutely clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग सबसे ज्यादा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कर रहे थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वादा पूरा किया, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए, चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद की। अब वोट डालकर जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद की सरकार चुन सकेंगे। ये अच्छी बात है। जहां तक अफसरों के तबादले का सवाल है तो कौन से अफसर को कहां तैनात करना है, किसकी यूजफुलनेस कहां है, ये तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को किसी अफसर की इम्पार्शियलिटी पर शक है तो वो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर सकते हैं। राजीव कुमार ने आज भरोसा भी दिया, अगर कोई अफसर निष्पक्षता से काम नहीं करेगा तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन लेगा। वैसे आज हरियाणा में भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ
और ऐलान से ठीक पहले हरियाणा में भी 15 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन हरियाणा में से किसी ने इशू नहीं बनाया। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उसे 40 सीटें मिली थी, इसलिए बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी और इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से सरकार बनानी पड़ी थी। हालांकि अब दुष्यंत चौटाला से अलायंस टूट चुका है। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। इलेक्शन नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आज चुनाव का ऐलान होने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारी पूर्ण तैयारी है। हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जन जन की एक ही आवाज है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ आज देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस भी हरियाणा में काफी मजबूत पार्टी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में काफी उत्साह है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इस बार पार्टियों से ज्यादा वोट डालने का इंतजार हरियाणा की जनता को है। अब हरियाणा के लोग बीजेपी असलियत जान गए हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस का आना तय है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज और फ्री एजुकेशन के वादे के साथ मैदान में उतरेगी। केजरीवाल की पार्टी के नेता संदीप पाठक ने आज कहा कि हरियाणा के लोगों ने सभी दलों को मौका दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बार हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहिए जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दूनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। इस बार हरियाणा का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब तक 3 पार्टियों में मुकाबला था, बीजेपी, कांग्रेस और चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल। चौटाला की पार्टी कई टुकड़ों में बंट चुकी है, सब अलग अलग लड़ेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थी, लेकिन असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी, इसलिए राजनीतिक समीकरण में थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा, लेकिन बेसिकली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। इन दोनों पार्टियों में जीत उसी की होगी जो अपनी पार्टी में गुटबाजी को खत्म कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 23 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज सिर्फ इतना कहा क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, इलेक्टोरल रोल का काम पूरा नहीं हो पाया है, त्योहारों का सीजन आने वाला है, इसलिए वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में होगा। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं। आज महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग हुई। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। भाषण हुए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे बोले। उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। उद्धव ने कहा कि आज शरद पवार और नाना पटोले सबके सामने ऐलान करें कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। उद्धव ने कहा अगर शरद पवार या नाना पटोले किसी का नाम लेते हैं तो वो उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नाम का ऐलान आज होना ही चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा जिसके विधायक ज्यादा होंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला वो बीजेपी के साथ आजमा कर देख चुके हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी के ज्यादा विधायक जिताने के चक्कर में सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को हराने में ताकत लग जाए। इसीलिए सीटों के बंटवारे से पहले तय होना चाहिए कि चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। हात जोडून नम्र विनंती की लोकसभा निवडणूक आपण आपसे हाथ जोड़कर विनती है, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने एक सही रास्ता दिखाया है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव हमें जीतना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। पहले नाना पटोले मुझसे पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज मैं कांग्रेस को कहता हूं कि आप अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कीजिए। पवार साहब आप कीजिए, मैं समर्थन देने को तैयार हूं। बस सीट के लिए मारामारी मत करो। अगर कोई सीट कांग्रेस को मिली तो शिवसेना, यूबीटी या फिर एनसीपी शरद पवार उसके खिलाफ काम न करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मिलकर काम करना होगा। एकजुट सिर्फ नाम के लिए ना हो, एकजुटता काम में दिखनी चाहिए। अरे एकजुट नुसती वज्रमूठ शब्द। शरद पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जैसे तमाम नेता उद्धव की बात सुनकर सख्ते में आ गए। शरद पवार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नाना पटोले ने कहा इस वक्त सबका फोकस चुनाव जीतकर सरकार बनाने पर होना चाहिए। नाना पटोले ने कहा फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती महायुति की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला चुनाव के बाद आघाड़ी के सभी नेता मिलकर कर लेंगे। मगाशी उद्धवजींनी मुद्दामून तो कारण की टीव्हीला सध्या अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने जो बात कही, अभी मीडिया में चर्चा चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मीडिया में इस मुद्दे को अलग ढंग से पेश किया जा रहा होगा, लेकिन हमें महाराष्ट्र में इस भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद सभी नेता मिल बैठकर तय करेंगे। ये आपका और मेरा काम नहीं है। अभी चाहे ऊपर से देखने में लगता है कि उद्धव ठाकरे सीएम का उम्मीदवार बनने के लिए लड़ जाएंगे, शरद पवार किसी अपने को चाहेंगे और कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की पैंतरेबाजी नेचुरल है। जब चुनाव आएगा तो सब लाइन पर आ जाएंगे। तीनों पार्टियों के नेता जानते हैं कि अगर आपस में लड़े तो इसका नुकसान हुआ। लेकिन एक बात पक्की है, उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उदयपुर से आज एक चिंता में डालने वाली खबर आई। इस वक्त उदयपुर में जबरदस्त कम्युनल टेंशन है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। दफा 144 लागू कर दी गई है। कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। असल में आज चाकूबाजी की घटना के बाद उदयपुर का माहौल अचानक बिगड़ गया। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, मॉल में तोड़फोड़ की गई, कई घंटों तक जमकर हिंसा हुई। शहर में दंगे जैसे हालात बन गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात को संभाला। स्कूल के 2 बच्चों के बीच हुए झगड़े से बात शुरू हुई। 10वीं में पढ़ने वाले जिन बच्चों के बीच झगड़ा हुआ उनमें एक हिंदू था, दूसरा मुसलमान था। मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के को चाकू मार दिया। लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। जैसे ही खबर फैली, हिंदू संगठनों के लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए। पहले हॉस्पिटल में नारेबाजी हुई, फिर भीड़ ने बापू बाजार, दिल्ली गेट और हाथीपोल बाजार को बंद कराया। लेकिन इस पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। नाराज लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मॉल पर पत्थरबाजी होने लगी। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा, घायल छात्र हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी हालत स्टेबल है। आरोपी छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद पोसवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने इस घटना में अफवाह फैलाई, जिसके बाद हिंसा भड़की। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है।
उदयपुर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में जब से उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई थी, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ओवर सेंसिटिव हैं। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। दोनों समुदायों के रिश्ते खराब हुए हैं। पड़ोसी को पड़ोसी पर भरोसा नहीं रहा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या लोकल पुलिस को यह पता नहीं था? क्या पुलिस को ज्यादा अलर्ट नहीं रहना चाहिए था? यह सही है कि आखिर में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया, समझदारी दिखाई, लेकिन यह पहले हो सकता था। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, इसरो ने आज मौसम और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन देने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। जिस सैटेलाइट को आज धरती से 475 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में स्थापित किया गया, वह एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा। इसकी भेजी तस्वीरों से नेचुरल डिजास्टर की चेतावनी पहले से मिल पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की इस बड़ी कामयाबी के लिए उन्हें बधाई दी है। मोदी ने कहा कि इसरो की इस कामयाबी से स्पेस मिशन में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा मिलेगा।